हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ प्राइमरी में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की आर डी शर्मा, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 का आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 1 सेट। अब तक हमने 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं और लास्ट लेक्चर जो हमारा था कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसके लिए सॉरी। हम उसी के जस्ट आगे यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे थे। हमने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते टाइम पे हमारे कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से हमारा वीडियो बन नहीं पाया था पूरा। तो मैं अभी जो ये क्लास कंटिन्यू करने वाला हूँ, ये एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करने वाला हूँ। उसके पहले भी अगर आप यूट्यूब चैनल पहली बार मेरा देख रहे हैं, ये लेक्चर मेरा आपके लिए नया है और आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, तो आप प्लीज़ पुराने वाले वीडियोस को देखने के बाद फिर यहाँ पे आएँ। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपको जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपको सारे क्लियर होंगे और ये सब चीज़ें पढ़ने में बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं और आपको लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार निगाहें मार लीजिएगा, क्योंकि मैं शायद कुछ आपको अलग पढ़ाया हो सकता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम आर डी शर्मा, में आर डी शर्मा पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ पे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि जो हमने यहाँ पे ये पार्ट्स लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इनका एक सेट बनाना है, और सेट बनाने के बाद ये बताना है आपको कि ये सारे के सारे सेट फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं। तो नेम से तो क्लियर हो रहा होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट, और मैं पीछे बता भी चुका हूँ दोनों की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है ना, एग्जाम्पल भी दिया हूँ मैं। तो चलिए हम इन सारे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, द सेट ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल इन अ प्लेन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल होते क्या है, किसी एक सेंटर को लेने के बाद में डिफरेंट रेडियस की जब हम बहुत सारे सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उन सर्कल को बोलते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, क्लास 10 में आपने पढ़ा है, मुझे मालूम है, हो सकता है आप भूल गए होंगे या ब्लेम करते टीचर को, हमने पढ़ा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लास 10 में और आपने सबने पढ़ा हुआ है, 9th में ही पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल हमारे होते क्या है कि जब किसी एक सेंटर से डिफरेंट रेडियस के हम बहुत सारे सर्कल ड्रॉ करते हुए चले जाते हैं, तो उन जो सर्कल का जो इमेज आपको ऐसी इमेज निकल के आती है उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को जिसको सेंटर आप मानते हैं उससे आप डिफरेंट रेडियस के कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एज्यूम करिए, उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आया होगा। सर हम बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का, फिर 1.1 सेंटीमीटर, फिर 1.2 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते सर हम बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जब बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं तो उसके लिए एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो अब जरा मैं अपनी स्टेटमेंट ले आता हूँ। कह रहा है द सेट ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल इन अ प्लेन, किसी प्लेन में सर्कल, कैसे सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल का सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हम किसी प्लेन में बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो पार्ट है दिस इज अ पार्ट ऑफ इनफाइनाइट सेट। क्लियर है। पार्ट सेकंड पे आते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स का सेट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में भाई साहब कितने लेटर होते हैं, तो अब ये तो नहीं बोलोगे ना इनफाइनाइट होते हैं, काउंटिंग के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 26 होते हैं ना, सबको क्लियर है। तो आपको पता है कि जब हम किसी को काउंट करके बताते हैं तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट नंबर। वो नंबर क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो अब जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, जब इसको सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो सेट बनाएंगे आप, तो उसमें क्या लिखेंगे ABCDEFGH, तो वो काउंटिंग के नंबर होंगे ना। तो दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनाइट सेट। ये किसका पार्ट है, फाइनाइट सेट का पार्ट है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंसेस क्लियर है ना। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, कह रहा है x बिलोंग टू कैपिटल N। कैपिटल N मैंने क्या बताया था, अब गलत नहीं बोलना प्लीज यार, कैपिटल N क्या था, नेचुरल नंबर था हमारा, ठीक है। अब कह रहा है सच दैट x इज ग्रेटर देन 5। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो x एक नंबर है जो सेट के एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 5, x क्या है, 5 से बड़ा है, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो कितने ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनेगा जो 5 से बड़े होंगे। तो भाई साहब 5 से बड़े तो बहुत नंबर होते हैं ना नेचुरल नंबर,
6 7 8 9 10 11 12 200 300 400 500 5000 6000 लाख 2 लाख करोड़। भाई साहब कहाँ खत्म करेंगे हम, कहीं खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। मतलब कि हमारे जो सेट के अंदर एलिमेंट्स बन रहे हैं वो इन्फाइनेटली मैनी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सेट बनेगा दैट इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? ना क्लियर हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है, कह रहा है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फिर से n आ गया कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब कह रहा है x इज लेस देन 200। x की जो वैल्यू है वो लेस देन मतलब कम होनी चाहिए किससे, 200 से। तो अब x की वैल्यू 200 से कम है और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। इसका मतलब ये हो गया कि x की काउंटिंग स्टार्ट हो रही 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। लेकिन हमारे पास लिमिट लगी हुई है कि 200 से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। तो कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 100 101 102 एंड अप टू 198 199 पे हम खत्म कर देंगे, रोक देंगे। क्यों? क्योंकि 200 से ऊपर नहीं जाना है ना। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनाइट सेट, क्योंकि हमने काउंट करके बता दिया ना कि उसमें 199 एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। x बिलोंग टू z। अब z क्या है, इंटीजर। इंटीजर मैंने दो तरीके बताए थे, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। मैं किसी बात को बार बार हर लेक्चर में इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप सुन के बोर हो जाएं, और जब आप बोर हो जाएंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, मेरे बोलने के पहले आप बोलेंगे। बात क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। कह रहा है x बिलोंग टू इंटीजर। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। अब कह रहा है x इज लेस देन 5। अब इंटीजर ये नहीं बोला पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि मैंने बोला था ना जेड के ऊपर प्लस साइन होगा तो पॉजिटिव इंटीजर, जेड के ऊपर माइनस साइन होगा तो नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे कह रहा है कि x इज लेस देन 5, x की वैल्यू 5 से कम है। तो अब जरा नंबर लाइन देखो, यहाँ पे 5 आ गया। अब 5 से कम कितने इंटीजर होंगे, 4 3 2 1, फिर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ -1 -2 -3 अप टू सो ऑन कहाँ चला जाएगा, माइनस इनफिनिटी तक जा रहा है ना। तो क्या हम इनको काउंट करके बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमारे पास लिमिट है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि दिस इज द पार्ट ऑफ इनफाइनाइट सेट। ये किसका पार्ट है, इनफाइनाइट सेट का पार्ट है। 6 पार्ट पे आता हूँ मैं। x बिलोंग टू रियल नंबर, r रैशनल नंबर नहीं है, बार बार याद दिला रहा हूँ, r रैशनल नंबर नहीं है, ध्यान रखिए इस बात को। तो x बिलोंग टू r, r क्या हो गया मेरा, रैशनल नंबर हो गया। अब कह रहा है जो x की वैल्यू है इट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। क्लास 9th की मैथ में जब आपने स्टार्ट किया होगा तो टीचर ने सबसे पहले आपको पहली एक्सरसाइज में यही पढ़ाया होगा कि फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ऐसे करके क्वेश्चन आए होंगे ना, जब आपने दोनों को सम करके 2 से डिवाइड किया था। नहीं आते तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, ठीक है ना। मैथ पढ़ रहे हो, चीज़ों को याद रखना चाहिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लासेस से को रिलेट करते हैं। ऐसे अगर आप क्लासेस भूल जाएंगे ना कि हमने क्या पढ़ा था, इसको पढ़ा था कि नहीं, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। और फिर यहाँ कोई बहुत टेक्निकल चीज़ तो नहीं बता रहा हूँ मैं, वही चीज़ बता रहा हूँ जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, x बिलोंग टू रियल नंबर और x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो भाई साहब जरा देखो, अगर यहाँ 0 है यहाँ 1 है तो इनके बीच में क्या आएगा, 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, अप टू 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 9। फिर इनके बीच में फिर से 9, 0.01 0.02 0.03 0.04 एंड 0.09। फिर उनके बीच में फिर से 9। तो करते 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 हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी नंबर निकल के आ जाएंगे। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि 2 इंटीजर्स के बीच में 0 और 1 इंटीजर्स हो गए, उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर हो गए। कितने हो गए, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर हो गए। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनफाइनाइट सेट। अब पहले इतना बताइए, इसके सारे पार्ट क्लियर है नहीं क्लियर है, यस और नो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि हमारे पास में कुछ सेट गिवन है, उनकी नेमिंग है A B C एंड D, ठीक है, 4 सेट हैं। और हमको ये बताना है कि क्या ये चारों सेट आपस में इक्वल हैं, अगर नहीं है तो इनमें से कौन कौन से सेट आपस में इक्वल हैं। मैं आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास में सेट A क्या है, सेट A है 1 2 3, इसके 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3 है। तो ये तो एज इट इज वैसे लिखा रहेगा, ठीक है, इसमें तो कोई चेंजेस जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो इक्वल सेट तो आप तभी बता सकते हो ना जब सेट के एलिमेंट्स आपको पता होंगे। इस बात को दिमाग में रखना। अब ऐसा नहीं कि इन दोनों सेट को देख के हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये दोनों इक्वल सेट हैं। इक्वल सेट हम तब बोलेंगे जब हमें अगर किसी 2 सेट या 3 सेट या 4 सेट को आपस में इक्वल दिखाना है, तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए कि हमारे पास उन सेट के सारे एलिमेंट लिस्ट हो। तो
इसके तो एलिमेंट लिस्टेड है और इसके भी लिस्टेड है, इन दोनों के तो लिस्टेड नहीं है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास 10 में आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों पॉलिनोमियल आपने सॉल्व करना सीखा होगा, उनके जीरोस निकालना सीखा होगा। अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना नहीं सीखा है तो मेरे क्लास 10 की प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर खोलिएगा और पॉलिनोमियल चैप्टर में देखिएगा कि मैंने कैसे एक्सपेंड किया है, कैसे क्वाड्रेटिक के जीरोस निकाले हैं और कैसे मैंने क्यूबिक के जीरोस निकाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं यहाँ 11th में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ ढूंढना है। ठीक है ना, चलो आगे बात करता हूँ। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि सर मुझे लिंक शेयर कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। मैं बहुत जल्द सारे के सारे जो पुराने वीडियोस हैं जिसमें मैंने नहीं ऐड किया टेलीग्राम चैनल को, मैं उसको भी ऐड ऑन करूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, चलो आगे बात करता हूँ। तो हमने क्या बोला, हमें ये ए बी सी और डी चार सेट की मैंने चारों सेट को हमें देख के ये बोलना है, ये बताना है कि क्या चारों सेट आपस में इक्वल हैं। इक्वल हम कब बताएंगे, जब हमारे पास उनके लिस्ट ऑफ एलिमेंट लिखी होगी, एलिमेंट की पूरी लिस्ट हमारे पास में होगी। तो इसकी तो है। बी पे आते हैं, हमने देखा ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इट विल बी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू 1। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ कि इसमें एक एलिमेंट आ रहा है और वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आगे बात करें, फिर मैं सेट सी पे आता हूँ। सेट सी पे मैंने ये देखा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट का रिपीटिशन हो रहा है, कोई एलिमेंट 2 बार आ रहे हैं और मैंने बोला था कि किसी सेट में अगर कोई एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा बार आता है तो उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे सेट के एलिमेंट ये दो कितने बार आ रहा है, 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो इसको एक बार लिखेंगे तो ये हमारे पास एक्चुअल सेट हो जाएगा 1 2 और 3। इतना क्लियर हो गया। फिर सेट डी पे आते हैं। अब सेट डी क्या है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक था, मैंने सॉल्व करके दिखाया है। क्यूबिक के प्रोसेस लंबे होते हैं, वो आपको देखना है मेरे लेक्चर पे। ठीक है ना, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू एक 1 आएगी, 2 आएगी और 3। आपको पता होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है ना, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। तो अब आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3। मैंने ये निकाला हुआ है, उसके बाद यहाँ लिखा है। आप निकाल के ही लिखेंगे, याद करके नहीं लिखेंगे कुछ। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। अब चलो आगे बात करते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे पास चारों सेट के अपने एलिमेंट्स यहाँ पे निकल के आ गए हैं। मैंने क्या बोला था, इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट हमारे वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। देखो यार, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है ना। जब 2 नहीं है तो ए और बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। बात क्लियर है। आगे बात करता हूँ। फिर ए को सी से कंपेयर करता हूँ। ए के पास 1 है, 2 है और 3 है, सी के पास में 1 है, 2 है और 3 है। इट मीन्स दैट ए इज इक्वल टू सी। ए और सी इक्वल हो गया। बी और सी आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि बी के पास में सिर्फ ए है और सी के पास में बी के पास में सिर्फ 1 है और सी के पास में 1 2 और 3 है। ठीक है, सिमिलरली सी और डी आपस में इक्वल हो गए, 1 2 3 और 1 2 3। ए के पास भी 1 2 3 है, सी के पास भी 1 2 3 है, डी के पास भी 1 2 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेट ए है इज इक्वल टू सेट सी और जो सेट सी है इट विल बी इक्वल टू सेट डी। तो इस तरीके से हमारे 3 सेट, सेट ए, सेट बी, सेट डी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका फैक्टराइजेशन प्लीज पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और आप क्लास 11 की मैथ पढ़ रहे हैं तो मेरे पीछे लेक्चर में जाके देख लीजिएगा क्लास 10 के। ठीक है ना, चलो आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। क्या हमारे पास में तीनों सेट इक्वल है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। तो देखते हैं इक्वल कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे पास उनके एलिमेंट्स की लिस्ट होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले इनके एलिमेंट्स की क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। और लिस्टेड फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है ना, अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में दी मैंने। तो हमारा जो सेट ए है, सेट ए में क्या आ जाएगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो रिपीट होता है उसको एक बार
जो नहीं रिपीट होता है उसको भी एक बार, और जो नहीं है उसको लिखेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या गिवन है, रीप गिवन है ना, तो रीप को मैंने आर लिखा, फिर ई लिखा, फिर ए लिखा और पी लिखा, तो इसके एलिमेंट निकल के आ गए। फिर मैंने पेपर के एलिमेंट लिस्ट किया, हमने इसके देखा एलिमेंट्स क्या निकल के आएंगे, ये पी आ गया, फिर ए आ गया, पी रिपीट हो रहा है तो जो रिपीट होगा उसको नहीं लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे और फिर आर लिखेंगे। क्लियर हो गया। फिर हम रो पे आते हैं, हमने इसके एलिमेंट्स की लिस्टिंग किया, रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो आर ओ पी और ई। तो उम्मीद करता हूँ सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मेरी आगे की बात सुनना। अब क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्या सेट ए बी और सी आपस में इक्वल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आपने आंसर दे दिया होगा कि हाँ या ना। चलो देखते हैं आपका आंसर सही है गलत है। तो सेट ए क्या है, आर ई ए पी, ठीक। सेट बी क्या है, आर ई ए पी, मतलब सेट ए और बी आपस में इक्वल हो गए, मतलब सेट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, सेट बी हो गया। सी क्या है, आर ई, और वहाँ पे ए है ना, यहाँ पे तो ए नहीं दिख रहा है, तो इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब एक एलिमेंट नहीं है तो वो सेट हमारे आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होगा। इसमें बोला था कि तीन के तीनों सेट के हमारे इक्वल हैं, तो आप देखेंगे नो द गिवन सेट आर नॉट इक्वल, दिए गए सेट हमारे आपस में इक्वल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि क्या सेट ए बी सी डी में से कोई भी पेयर हमारे इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। तो अब मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट क्या होते हैं, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। अगर उनके कार्डिनल नंबर आपस में इक्वल है तो वो हमारे सेट इक्विवेलेंट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। हमने देखा सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 और 3 एलिमेंट दिख रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर सेट बी पे आता हूँ, 1 2 3 4 5। हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 5, द कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आर 5। क्लियर है, आगे बात करता हूँ। फिर सेट सी पे आ गया मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी मैंने देखा, तो हमने देखा 1 2 3 दिख रहा है आपको, तो इनका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। फिर मैं सेट डी पे आता हूँ, 1 2 3 4 5, कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी इज इक्वल टू 5। यही है। अब हमको ये बताना है कि कौन से पेयर इसमें इक्विवेलेंट है और कौन से इक्विवेलेंट नहीं है। तो फिलहाल नहीं का तो प्रश्न नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कौन से इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट वही होंगे जिनके कार्डिनल नंबर आपस में इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3, ये 3 है। और यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो इसका मतलब है कि लिखोगे ए एंड सी आर इक्विवेलेंट, ए और सी हमारे कैसे हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। इतना क्लियर है, आगे बात करते हैं। फिर हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने एलिमेंट है, 5 है, और यहाँ पे डी में कितने हैं, 5 है। तो इनके भी कार्डिनल नंबर आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। और जब कार्डिनल नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो वो सेट क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट। तो फिर नीचे लिखोगे, ये पहला स्टेटमेंट हो गया मेरा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बी एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 3 और 4 इक्वल सेट के ऊपर था और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे इक्विवेलेंट सेट के ऊपर था। तो इक्वल और इक्विवेलेंट सेट समझने के लिए इतने से एग्जांपल तो बहुत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि सेट ए और बी क्या आपस में इक्वल हैं, आर सेट ए एंड बी आर इक्वल। तो इक्वल बोलने के लिए मैंने क्या बोला है, बोलने के पहले आपको ये देखना है कि इनके जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो सेट ए तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेट बी पे आता हूँ, सेट बी पे एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसके एलिमेंट्स को मैंने एक्सपेंड किया, x² + 2x + 3x + 6 इज इक्वल टू 0। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके दो एलिमेंट्स आएंगे -2 और -3। x की दो वैल्यू आ जाएगी तो -2 और -3। अब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो -2 और -3 हो गए। अब आपने देखा कि सेट बी के एलिमेंट्स क्या हो गए, -2 और -3 हो गए। सेट ए के एलिमेंट क्या हो गए, 2 और 3। तो क्या ए और बी आपस में इक्वल है, नहीं है ना, क्योंकि इनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है। तो सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी बिकॉज एलिमेंट्स आर डिफरेंट।
अब अगर यही भी मैं आपसे ये पूछ लेता कि क्या दोनों सेट हमारे इक्विवेलेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सेट ए और बी हमारे क्या इक्विवेलेंट हैं, है ना। तो अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने शायद आपसे पूछा था, अगर नहीं पूछा तो मैं फिर से पूछ लेता हूँ, क्या सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं? ट्रू और फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट, क्या सारे इक्विवेलेंट सेट हमारे इक्वल सेट होते हैं? ट्रू और फॉल्स बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बताना है, रिप्लाई करना है, 100% करना है, नहीं आता गूगल का करना है, लेकिन करना है रिप्लाई। तो उम्मीद करता हूँ 6 का पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा, और 6 का जो सेकंड पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे, क्योंकि मैंने वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, तो वो आप अपने आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि इसमें से कौन से पेयर इक्वल हैं और कौन से पेयर इक्विवेलेंट सेट हैं। अब आपके सामने ए से लेके एच तक मतलब 8 सेट आपको दिए गए हैं, और 8 के 8 सेट में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पेयर हमारे इक्वल सेट होंगे और कौन से हमारे इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सेट ए 0,a एलिमेंट है, ठीक है। क्या 0,a और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो 0,a नहीं है, तो a के इक्वल सेट तो कोई नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा b 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 यहाँ पे दिख रहा है, तो सेट b और d हमारे क्या हो जाएंगे? लिखोगे b एंड d आर इक्वल सेट। b और d कैसे हो गए? हमारे इक्वल सेट हो गए। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। फिर आगे बात करते हैं 4 8 एंड 12। 4 4 8 एंड 12 मतलब कि c और f हमारे क्या हो गए? इक्वल सेट। तो c f भी हमारे क्या हो गए? हमारे इक्वल सेट हो गए। क्लियर है? और तो कोई मुझे इक्वल सेट नहीं दिख रहा है, ठीक है। आगे बात करता हूँ। अब इक्विवेलेंट निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं हमारे? 2 है। अब कहीं और देखो 2 दिख रहा है, ई में दिख रहा है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक। क्योंकि इक्विवेलेंट सेट बताने के लिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का पता होना जरूरी है हमें, तो देखते हैं। फिर हमने एच देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इज इक्वल टू 2। तो आपने देखा सेट ए, सेट ई और सेट एच के कार्डिनल नंबर आपस में इक्वल है, इक्वल है। तो इसका मतलब है कि सेट ए, सेट ई एंड सेट एच आर इक्विवेलेंट सेट। ये कैसे सेट हो गए? हमारे इक्विवेलेंट सेट हो गए। क्लियर है? आगे बात करता हूँ, ठीक है। फिर हमने देखा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना हो गया? हमारा 4 हो गया। फिर नीचे आते हैं, सेट सी में 3 है, यहाँ पे आते हैं सेट डी में, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट डी इज इक्वल टू 4। कहीं और 4 दिख रहा है? हाँ जी हाँ, अभी एक और यहाँ दिख रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इज इक्वल टू 4। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा सेट बी, सेट डी और सेट जी हमारे इक्विवेलेंट सेट हैं। तो आप लिखेंगे सेट बी, सेट डी एंड सेट जी आर इक्विवेलेंट सेट। इतना क्लियर हो गया। एक और बचा हुआ है, हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी भी हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, और हमारे पास में एफ में भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इज ऑल्सो इक्वल टू 3। तो हमारा सी और एफ भी क्या हो गया? हमारा इक्विवेलेंट सेट हो गया, क्योंकि उनके भी आपस में एलिमेंट्स आपस में इक्वल है। तो उम्मीद तो ये करता हूँ कि आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से आ गया होगा। और अगर आप आर.डी. शर्मा पढ़ रहे हैं कंटिन्यूएशन में, तो बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होने वाले हैं। क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, अब बहुत सारे क्वेश्चन, तो यकीन मानिए कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके बैठ जाएगा, और फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने की या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आप देखेंगे और रिप्लाई करेंगे। यही होता है हुनरमंद मैथ वालों का टैलेंट, ठीक है ना। चलो आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि इनमें से कौन से हमारे इक्वल सेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इक्वल सेट फ्रॉम सेट ए बी सी डी ई एंड एफ। तो फिर से इक्वल सेट निकालने के लिए पहले हमको उनको रोस्टर फॉर्म में उनके एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो चलो लिख लेते हैं सेट ए के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? अब वो क्या बोल रहा है? एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो अब तो एन से तो बहुत ज़्यादा जान पहचान होगी आपकी। तो जब x बिलोंग कर रहा है n नेचुरल नंबर से, तो कह रहा है x इज लेस देन 3। x 3 से क्या है? छोटा है, तो x 3 से छोटा है तो 1 और 2 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर b में ऑलरेडी हमारे पास में क्या है? 1 और 2 है, 1 और 2 है, ठीक। हमारे पास में c में क्या है? 3 और 1 है, ठीक। फिर हम d पे आते हैं, हमारे पास में d में क्या है?
अब क्या कह रहे हैं डी, ध्यान देना, एक्स नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं और एक्स ऑड नंबर होना चाहिए। एक्स कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। और एक्स लेस देन 5, मतलब कि एक्स जो होगा वो 5 से छोटा होगा, एक्स हमारा ऑड नंबर होगा और एक्स हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ डी के एलिमेंट मुझे लिखने नहीं है, आप खुद ही बता सकते हो कि सर 1 और 3 होगा। क्लियर है? आगे बात करता हूँ सेट ई में। सेट ई के एलिमेंट्स हमारे पास में आ गए। क्या आ गया? 1 और 2 आ गया, क्योंकि 1 हमारा 3 बार लिखा गया है। मैंने बोला था जिनका रिपीटेशन बार बार होगा उनको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। और लास्ट में हमारे पास में एक सेट एफ आ गया जिसका एलिमेंट है 1 और 3। तो इक्वल सेट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेट ए, ये सेट बी और सेट ई हमारे क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। सेट सी, सेट डी और सेट डी और सेट एफ हमारे इक्विवेलेंट, सॉरी ये भी इक्वल सेट होंगे, ठीक है ना। यहाँ इक्विवेलेंट पूछे नहीं, इक्वल सेट ही पूछा है। सेट ए, बी और ई हमारे इक्वल सेट होंगे क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 1 2 और 1 2 है, सेम है। सेट सी, डी और एफ इक्वल होंगे क्योंकि 1 3 1 3 और 1 3 है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद अपने आप करेंगे, डू योरसेल्फ, अपने आप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 1.3 क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो में सिर्फ 1.3 क्लियर रखूंगा। अब इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको सबसेट के बारे में और एक्सरसाइज 1.4 मतलब पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। और प्लीज़ सबसेट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जो 1.4 का इंट्रोडक्शन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मेरे साथ लगे रहिए। आप मैथ के जीनियस बनने वाले हैं। क्लास 12 के एंड में आप देखिएगा, आप हर एक क्वेश्चन, हर पेपर का, चाहे पुराने 10 साल पुराने पेपर उठाएं, चाहे 20 साल, या मैं खुद जो भी सैंपल पेपर आपको दूंगा उनको भी आप यूं और यूं सॉल्व करेंगे। तो मेरे पर विश्वास रखिएगा, मेरे YouTube चैनल के ऊपर विश्वास रखिएगा। सिर्फ इसको आप कंटिन्यू फॉलो करिए। आपको कहीं भी किसी भी और टीचर की गाइडेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ की कोचिंग आपको पकड़ना ही नहीं है। मैं अगले 2 साल के लिए बिल्कुल श्योर करता हूँ कि मैं आपको पूरी की पूरी आर डी शर्मा पढ़ाने वाला हूँ और आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए। एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ और ना आप छोड़ेंगे। मैं इतने क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। मैं यूट्यूब पे फ्री का कंटेंट इतना डाल दूंगा बच्चों के लिए कि मैथ के लिए उनको कहीं नहीं जाना है। अगर आज तक आप परेशान हुए ना, हो सकता है कि आप किसी टीचर को पाने के बाद आपको पसंद आए, फिर पता लग रहा है उसने लेक्चर कंप्लीट नहीं किए, या हो सकता है कोचिंग जाने के बाद पैसा फंस गया आपका। तो ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होने वाली हैं। यहाँ सारी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली हैं। और मेरा मेन एम है कि हर गरीब से गरीब बच्चा जो इस टाइम बैठ के गाँव में भी बैठ के ये वीडियो देख रहा है उसको मेरा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिले, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।